Hello everyone. Today we are going to deal with the most confusing topic in civics और वो क्या है? Local self government. पार्लियामेंट के बारे में बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन जब गवर्नमेंट के तीसरे टीयर की बात आती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है, तो वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है कि ये ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, जिला परिषद क्या है, पंचायत समिति क्या है। राइट, आपके भी दिमाग में ऐसे कई क्वेश्चन अगर आते होंगे तो आज की जो ये वीडियो है इससे आपके सारे क्वेश्चन जो है रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। आपको ये डायग्राम जो नजर आ रहा है इसमें आप सारी की सारी चीजें ऐसे ही समझ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिगार्डिंग आपको मैं कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ, उतनी ही चीजें याद रखनी है, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट का तीसरा टीयर है ये पहले नहीं था। राइट, ये कब बना है? आफ्टर दी 73rd अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट 1992। कब? 1992। इस अमेंडमेंट के चलते गवर्नमेंट के तीसरे टीयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है इंक्लूड किया गया इन अवर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, बट एक्चुअली ये अमेंडमेंट जो है 1992 में आया था, लेकिन एक डेट आती है 24 अप्रैल। राइट, उस डे को क्या मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे के लिए 24th डे क्यों चुना गया है? बिकॉज ये अमेंडमेंट आया तो 1992 में है, लेकिन ये 4th में कब आया? 4th अप्रैल 1993। दूसरा फैक्ट याद रखेंगे, 24th अप्रैल 1993 ये सिस्टम जो है वो फोर्स में आया। तीसरा फैक्ट, पहली बार किस ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने जो है सेलिब्रेट किया पंचायती राज डे? 1993 में से तो ये स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये मनाया जाने लगा 2010 से। कब से? 2010 से। और वो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। कांग्रेस पार्टी के पीएम मनमोहन सिंह ने पहली बार 2010 में ये डे सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि मॉडर्न डे पंचायती राज सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है? राइट, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम से हम जो है अनजान थे, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री को भी अगर हम उठाकर देखें तो कई ऐसे सारे डायनेस्टीज हैं साउथ इंडिया की। कौन कौन सी? चालुक्य डायनेस्टी है, चोलाज है, पांड्याज है। उसमें हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र दिखता है। उनके पास एक काफी अच्छा सिस्टम था जो कि विलेज लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकता था। लेकिन मॉडर्न डे अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर की बात करें तो ब्रिटिश रूल के दौरान दो ऐसे लोगों का नाम याद रखना है, उन ऑफिशियल्स ने इसकी जरूरत को बाहर लेकर आए। इसकी जरूरत जो है उसकी इंपॉर्टेंस को उन्होंने बताया, और वो दो नाम कौन कौन है? लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड रिपन। क्या क्या नाम है? लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन। अब इनमें से लॉर्ड रिपन जो है इसे मॉडर्न डे पंचायती राज सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो शुरुआती तौर पर आपको याद रखने हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम की कि ये काम कैसे करता है। एक छोटे लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए भी हमने कई सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें इसे बांट रखा है। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। राइट, फेडरलिज्म का मतलब सिंपल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। कि पावर को आप देखेंगे हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज में भी एक विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 3 यूनिट्स काम करती है काफी बेहतर तरीके से। तो ये होता है फेडरल सिस्टम। ध्यान आ रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो फीचर है वो कहता है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो ये उसका जो है सीधा साधा प्रूव आपके सामने है व्हाई इट इज फेडरल। ओके, लेट्स स्टार्ट। लोकल गवर्नमेंट को हमने दो हिस्सों में बांटा है, फॉर रूरल एरियाज और फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र। और अर्बन एरियाज जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, शहरी इलाके।
नेक्स्ट, गांवों में हम 3 लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पहला है विलेज लेवल, गांव जो होते हैं छोटे छोटे, फिर 10 से 12 गांवों को मिलाकर क्या बनता है, ब्लॉक बनता है। आपने भी सुना होगा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। कई अगर आप अपने आसपास देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कई ब्लॉक्स जो है आपको नजर आएंगे। तो वो क्या है, 10 से 12 विलेजेस जब एक साथ आ जाते हैं तो वो यूनिट ब्लॉक कहलाती है। ब्लॉक लेवल पर भी अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये एक पूरी सीरीज चलने वाली है जिसमें आपको पूरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसे आप जिला परिषद, याद आ रहा है व्हाट इज जिला परिषद, नाम तो सुना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करते हैं विलेज लेवल की, कि छोटे से गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। गांवों में पहले पंचायत चलती थी, पंच होते थे, सरपंच होते थे, सभी को पता है। सेम वैसा ही सिस्टम है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो विलेज लेवल पर 3 यूनिट्स काम करती है, जिसे हम कहते हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ग्राम पंचायत। यही है जहां पर सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा क्या है, किसी भी गांव में, ध्यान से सुनेंगे, किसी भी गांव में उस गांव के जो लोग हैं, जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, जो 18 से प्लस हो चुके हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो उस गांव के रजिस्टर्ड मेंबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी गांव में, फॉर सपोज कोई माइग्रेट होकर उस गांव में आया है, लेकिन उसका जो पता है वो अब यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो पुराना वाला पता ही है। जब तक उसका इस गांव में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो ग्राम सभा का मेंबर नहीं बन सकता। किसका मेंबर नहीं बन सकता, ग्राम सभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो ग्राम सभा से क्या समझे, सिंपल, कि उस गांव में जितने भी लोग जो 18 प्लस है, दूसरा उनका वहां पर रजिस्ट्रेशन है, क्या है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ओके, तो वो उस ग्राम सभा के मेंबर होंगे। अब ग्राम सभा के जो मेंबर है, मतलब पूरे गांव वाले, वो गांव वाले क्या करते हैं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स है उनको इलेक्ट करते हैं। हर गांव में एक उम्मीदवार खड़ा होता है, एक नहीं बहुत उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का जिम्मा लेते हैं, राइट। वो कौन होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं। अभी ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, ये भी आया होगा कंफ्यूजन। तो कम से कम 5, कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 31। ये डिपेंड करेगा कि गांव की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 31, ये मेंबर इतने होंगे ग्राम पंचायत में उस गांव की। उनको इलेक्ट कौन करेगा, ग्राम सभा के मेंबर इलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन सिस्टम है, बिल्कुल है। रिजर्वेशन आपको तीन तीन चीजों के लिए हमेशा दिखेगा, वो है एससी, एसटी और वुमेन, राइट। इन तीनों के लिए रिजर्वेशन हर फील्ड में है हमारे इंडिया में। तो एससी एसटी के लिए डिपेंड करता है कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है, उतना रिजर्वेशन होगा। लेकिन वुमेन के लिए हमेशा फिक्स है, क्या आंकड़ा रहता है, 1/3 रिजर्वेशन। फॉर सपोज अगर उस ग्राम पंचायत में टोटल 15 मेंबर है, कितने मेंबर है, 15 मेंबर है, तो उसका 1/3 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व होंगी, वुमेन के लिए, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट जो है आ सकती है। अब इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर 5 साल का होता है, ठीक है। 5 इयर्स का टेन्योर होता है। इसका हेड कौन होता है, पंच है भाई। पंचों का हेड कौन होगा, सरपंच होगा। सरपंच को आप या तो प्रधान भी कह सकते हैं या फिर आप मुखिया भी कह सकते हैं, सभी को पता है, राइट। सरपंच को या तो प्रधान कह लो या मुखिया कह लो, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में इतना ही है। ग्राम पंचायत में मेंबर इलेक्ट होकर आ गए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करेंगे। अब गांव में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, स्कूल्स का रिपेयरमेंट करवाना है गवर्नमेंट स्कूल्स का, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करवाना है, रोड का रिपेयरमेंट करवाना है, ये सारे काम कौन देखेगा। आप सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं कि हाँ आपकी कंप्लेंट लेकर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, हमारे यहाँ की रोड जो है वो सही करवानी।
आप किसके पास जाएंगे? वहां की ग्राम पंचायत के पास जाएंगे कि ये प्रॉब्लम है और आप इसको रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सारे फंक्शन होते हैं जो विलेज लेवल पर होते हैं। अब फंक्शन करने के लिए उन्हें फंड की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो वो फंड कहाँ से आएगा? वो फंड सिंपली तरीके से याद रखना है, जो टैक्सेस होते हैं अलग अलग एरियाज में, जैसे हाउस टैक्स होता है, जो वीकली मार्केट्स लगते हैं, वीकली मार्केट हर जगह लगते हैं, गांव में आप देखे होंगे, देखा होगा आपने, तो वो जो वीकली मार्केट का टैक्स है वो इनको मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो जिला परिषद है, जिला परिषद को जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड अलॉट होता है वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है हर ग्राम पंचायत के लिए। तो ये जो फंड है इससे वो अपने सारे फंक्शंस को पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ग्राम पंचायत। अब बात आती है न्याय पंचायत की, जो कि लास्ट। न्याय पंचायत नाम से पता चल रहा है जो कि जस्टिस के लिए, कि अगर भाई खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, विलेज में झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, तो उसे सुलझाने वाला कौन है? तो वहां पर एक न्याय पंचायत का गठन होता है हर गांव में। जैसे पुराने वक्त में होता था, मीटिंग बिठाई जाती थी, वहां पर सभी का निपटारा होता था किसी भी समस्या का, तो वही न्याय पंचायत है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, न्याय पंचायत में कुछ लिमिटेशन है, और जो मेंबर्स होते हैं न्याय पंचायत के, दो चीजें याद रखनी है। एक तो मेंबर्स ऑफ न्याय पंचायत, और दूसरी चीज लिमिटेशन। ठीक है, मेंबर्स, यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे न्याय पंचायत में, उन्हें इलेक्ट कौन करेगा? वो इलेक्ट करेंगे ग्राम पंचायत के मेंबर। कौन इलेक्ट करेंगे? ग्राम पंचायत के। ग्राम पंचायत के मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं ग्राम सभा वाले, और न्याय पंचायत के मेंबर इलेक्ट कौन कर रहे हैं? ग्राम पंचायत वाले। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन क्या ग्राम पंचायत में जो मेंबर है करंटली, फॉर सपोज कोई एक मेंबर यहाँ पर है, तो क्या वो न्याय पंचायत का भी एक मेंबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट्स वाले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, तो ध्यान रखना है कि इन दोनों यूनिट्स में जो मेंबर है वो एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम इन दोनों के मेंबर साथ में नहीं बन सकते। ठीक है, अगर वो कोई मेंबर इसका मेंबर है कोई पर्सन, तो वो न्याय पंचायत का मेंबर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, न्याय पंचायत के मेंबर इलेक्ट कौन करते हैं? ग्राम पंचायत वाले, और इसका मेंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज, लिमिटेशन क्या है? कभी भी न्याय पंचायत किसी इंसान को जेल में नहीं भेज सकती। ठीक है, जेल में कभी नहीं भेज सकती। बड़े बड़े मामले जैसे कि मर्डर हो गया, डकैती, बड़ी डकैती हो गई, तो इनके लिए जो ये मामले हैं ये कोर्ट के हैं। यहाँ पर न्याय पंचायत का कोई हक नहीं है कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। ठीक है, अपने हाथ में ये मामला ले, ये मामले जो है वो कोर्ट के हैं, हायर लेवल के हैं। तो यहाँ पर न्याय पंचायत जो है छोटे मोटे मामले जो है विलेज लेवल के, उन्हें रिजॉल्व करती है। और दूसरी बात कि छोटे मोटे फाइन लगा सकती है, बस। तीसरी चीज कि अगर कोई भी मैटर न्याय पंचायत में आया और वहां पर उस पर्सन को जिससे भी रिगार्डिंग वो मैटर था उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो क्या वो हायर कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, अगर न्याय पंचायत का कोई भी फैसला सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो वो इंसान हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खत्म नहीं हुई है। विलेज लेवल पर क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ हमने इतना सा देखा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लॉक लेवल पर क्या क्या यूनिट्स होती है और वो किस तरीके से फंक्शन करती है।